आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये टैक्सोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। 1750 से पहले आपको याद रखना है जो स्पीशीज के नेम्स हुआ करते थे वो होते थे लेंथी, तो उसकी वजह से उनको याद रखना बहुत ही मुश्किल होता था। और ये जो नेम्स होते थे इनके बहुत सारे पार्ट्स होते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरियोफाइलम की एग्जांपल मैंने ली है। कैरियोफाइलम का जो नेम होता था वो हुआ करता था कैरियोफाइलम, सेक्सिटेल्स, फोलियस, ग्रेमिनेस, अम्बुलेटस, कोरियम्बस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैरियोफाइलम है इसका जो नेम है ये बहुत ही लेंथी नेम है। इसके 6 पार्ट्स थे इस साइंटिफिक नेम ऑफ कैरियोफाइलम के, जिसकी वजह से जो ये नेम्स ये लेंथी होते थे और इनको याद रखना बहुत ही मुश्किल होता था। और ऐसे नेम्स को कहते हैं पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो पॉलिनोमियल्स में जो स्पीशीज होते हैं उनके साइंटिफिक नेम्स के बहुत सारे पार्ट्स होते थे। ये नेम्स लंबे होते थे जिनकी वजह से इनको याद रखना बहुत मुश्किल होता था। उसके बाद आया कैरलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसके हिसाब से जो स्पीशीज का साइंटिफिक नेम होगा उसके सिर्फ 2 पार्ट्स होंगे और 2 पार्ट्स को याद रखना बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन असल में जो कॉन्सेप्ट था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का वो दिया था कैस्पर बोहन ने इन हिज बुक पिनाकस स्ट्रेटिकी बॉटनिकी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कैरलस लीनियस ने एस्टैब्लिश किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अपनी बुक स्पीशीज प्लांटेरम में। उसने एक बुक लिखी थी स्पीशीज प्लांटेरम जिसमें उसने प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था और इस बुक में उसने बहुत सारे प्लांट्स के बाइनोमियल नेम्स दिए थे। ये बुक पब्लिश हुई थी 1753 में। आपको ये याद रखना है जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इट इज एप्लीकेबल एट स्पीशीज लेवल ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। ये एक ऐसा सिस्टम है नोमेनक्लेचर का जिसमें जो स्पीशीज है उसको साइंटिफिक नेम दिया जाता है और उस साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ए जेनेरिक नेम और जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पर मैंने पी प्लांट का साइंटिफिक नेम लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पी प्लांट के साइंटिफिक नेम में 2 पार्ट्स है। वी हैव द फर्स्ट पार्ट नोन एज पाइसम, द सेकंड पार्ट इज नोन एज सेटिवम। पाइसम जो है इट इज द जेनेरिक नेम, ये हमें इंडिकेट करता है कि ये किस जीनस से, पी जो है ये किस जीनस से बिलोंग करता है, और जो सेटिवम है इट इज अ स्पेसिफिक epithet which is species specific। ये आपको याद रखना है। यहां पर आप देख सकते हैं एग्जांपल्स ऑफ बाइनोमियल नेम्स ऑफ सम कॉमन स्पीशीज। तो जो ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स का जो बाइनोमियल नेम है दैट इज होमो सेपियन। जो होमो है इट इज अ जेनेरिक नेम, जो सेपियन है इट इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। इस तरह से राइस का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ओराइजा स्टाइवा। ओराइजा इज अ जेनेरिक नेम और स्टाइवा जो है दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। इस तरह से बाकी जो स्पीशीज है इनके आप बाइनोमियल नेम्स देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला रूल है कि जो नेम होगा, साइंटिफिक नेम होगा किसी स्पीशीज का, इसके 2 पार्ट्स होंगे, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। यहां पर मैंने कैट का साइंटिफिक नेम लिया है फिलिस कैटस। जो फिलिस है इट इज जेनेरिक नेम और जो कैटस है इट इज द स्पेसिफिक एपिथेट। पूरे नाम में सिर्फ आपको 2 पार्ट्स ही मिलेंगे। रूल नंबर 2 इज व्हेन साइंटिफिक नेम इज हैंड रिटन इट शुड बी अंडरलाइन। और जब भी आप हाथ से नाम लिखते हो, जब आप पेन से नाम लिखते हो किसी पेपर पर, तो साइंटिफिक नेम को हमेशा अंडरलाइन करना। रूल नंबर 3 कहता है कि जब भी साइंटिफिक नेम्स को आपको प्रिंट करना होता है तो साइंटिफिक नेम्स को इटैलिक्स में लिखना बहुत जरूरी है। इटैलिक्स में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फिलिस कैट्स है इटैलिक्स में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो अल्फाबेट्स है इस नेम के वो थोड़ा राइट की तरफ मुड़े हुए है और जो अल्फाबेट्स है वो थोड़े पतले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट, यहाँ पर सारे जो अल्फाबेट्स है वो सीधे हैं, ठीक है। तो ये रूल आपको याद रखना है। तो जब भी आपको साइंटिफिक नेम को प्रिंट करना होता है तो आपको इसे इटैलिक्स में लिखना होता है। Rule number 4 says a scientific name should be written in Latin language irrespective of its origin। तो अगर आपको किसी प्लांट को साइंटिफिक नेम देना है और आप चाहते हो किसी इंडिया की किसी लैंग्वेज का कोई वर्ड हो, जैसे आपको किसी स्पीशीज का नाम रखना है इंडिया पर, जो इंडिया वर्ड है इट शुड बी लैटिनाइज्ड फर्स्ट एंड इट बिकम्स इंडिका। इस तरह से अगर आप चाइना पर स्पीशीज का स्पेसिफिक एपिथेट रखना चाहते हो देन चाइना शुड बी लैटिनाइज्ड टू चाइनेंसिस। जब रोज वर्ड को लैटिन में चेंज किया जाएगा इट विल बिकम रोजा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज के बहुत सारे फायदे हैं। जो इसका पहला फायदा है दैट इट इज अ डेड लैंग्वेज, ये कहीं नहीं बोली जाती है। जो दूसरा है दैट इट इज लैटिन जो है इट इज स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट इन मीनिंग। ग्रामेटिकल सेंस जो लैटिन वर्ड्स का होता है वो बड़ा ओबियस होता है, आपको समझ आएगा इजीली कि जो ये वर्ड है इसका जेंडर क्या है, क्या इसका जेंडर न्यूटर है, क्या इसका जेंडर फेमिनिन है, क्या इसका जेंडर मैस्कुलिन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो लैटिन लैंग्वेज है इट इज रिटन इन रोमन अल्फाबेट्स, यानी ABCDEFGH। जो ये अल्फाबेट्स हैं इनको रोमन अल्फाबेट्स कहते हैं। लैटिन लैंग्वेज भी इन्हीं अल्फाबेट्स में लिखी जाती है जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज लिखी जाती
है, तो जिसकी वजह से इट फिट्स वेल इन द टेक्स्ट ऑफ मोस्ट लैंग्वेज। किसी भी वर्ड को आप लैटिनाइज कर सकते हैं, उसके लिए अलग से रूल्स है, उस पर मैं कभी कोई वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हम वर्ड्स को लैटिनाइज कर सकते हैं। रूल नंबर 5, द नेम ऑफ द ऑथर इज रिटन इन फुल और इन एब्रिवेटेड फॉर्म आफ्टर द स्पेसिफिक नेम। ठीक है ना, तो साइंटिफिक नेम्स के साथ उस नेम के ऑथर का भी नेम लिखना जरूरी है। ठीक है, ऑथर का नेम जो है या तो ये एब्रिवेटेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, या तो ये फुल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पर जो होमो सेपियंस है इसके ऑथर थे कैरलस लीनियस, तो लीनियस का जो एल है दैट इज एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ लीनियस, उसको होमो सेपियंस के साथ लिखा जाता है। लेकिन यहां पर आपको ये बात याद रखनी है, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और ये भी आपको याद रखना है इसको इटैलिक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। जो ऑथर होता है जिसने स्पीशीज का नाम दिया होता है उसके नाम को ऐड किया जाता है आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ द साइंटिफिक नेम, तो ये आपको याद रखना है। यहां पर जो एल है इट स्टैंड्स फॉर लीनियस। रूल नंबर 6, द साइंटिफिक नेम ऑल्सो इंक्लूड्स डेट ऑफ पब्लिकेशन विच फॉलोज ऑथर्स नेम। होमोसेपियन आप देख सकते हैं, इस होमोसेपियन नेम के बाद आता है इसके ऑथर का नाम, ठीक है, और फिर ऑथर के नेम के बाद आता है डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी ये नाम जो है किस साल में दिया गया था। इस तरह से ट्राइटिकम एस्टिवम जो है इसके ऑथर थे कैरलस लीनियस, यहाँ पर एल हमने लिखा है फॉर लीनियस, और ये जो नाम है ये पब्लिश हुआ था 1753 में, और ये किसने दिया था, ये लीनियस ने दिया था। रूल नंबर 7 कहता है इफ स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ ए साइंटिफिक नेम ऑफ ए स्पीशीज कंसिस्ट्स ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, ठीक है ना, तो जो ये स्पेसिफिक एपिथेट के वर्ड्स हैं उनको हम एक ही कैसे बना सकते हैं, या तो हमें उनको यूनाइट करना है, मिलाना है, या तो इनको हाइफन के थ्रू मिलाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्पीशीज है कैप्सिला बुर्सा पेस्टोरिस। यहाँ पर कैप्सिला जो है इट इज ए जेनेरिक नेम, लेकिन जो बुर्सा पेस्टोरिस है इट इज ए स्पेसिफिक एपिथेट। यहाँ पर स्पेसिफिक एपिथेट के 2 पार्ट्स है, बुर्सा और पेस्टोरिस, एंड बोथ दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, ज्वाइंट टुगेदर बाय ए हाइफन। इसी तरह से हिबिस्कस जो है इट इज ए जेनेरिक नेम, और रोजा साइनेंसिस ये 2 वर्ड्स है जिनको यूनाइट करके एक ही वर्ड बनाया गया है, दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट रूल इज दैट रूल नंबर 8, जो प्लांट नेम्स है दे शुड नॉट बी टोटोनिम्स, ये आपको याद रखना है, दे शुड नॉट बी टोटोनिम्स। टोटोनिम्स क्या होती है, ऐसे साइंटिफिक नेम्स होते हैं जहां पर जो जेनेरिक नेम होता है और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उनकी स्पेलिंग सेम होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मोला मोला जो कि एक फिश है, इट इज ए टोटोनियम। इसी तरह से आप देखो कटला कटला, यहाँ पर जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जो पार्ट्स है उनके स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सेम है। तो कटला कटला भी एक फिश है, और ये जो नेम्स आप देख रहे हैं दोनों मोला मोला या कटला कटला ये है टोटोनियम। तो टोटोनियम्स ऐसे साइंटिफिक नेम्स होते हैं जिनमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट की स्पेलिंग सेम होती है। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो टोटोनियम्स है दे आर नॉट अलाउड फॉर प्लांट्स, दे आर नॉट अलाउड फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स का नाम कभी भी टोटोनियम नहीं हो सकता है। अगर आप प्लांट का नाम टोटोनियम देते हो तो वो नाम रिजेक्ट हो जाएगा। हाउएवर जो एनिमल नेम्स है दे कैन बी टोटोनियम्स, ये आपको याद रखना है। जैसे कि एप्पल का नाम दिया था किसी साइंटिस्ट ने मैलस मैलस, बाद में इसको रिजेक्ट किया गया बिकॉज इट इज अ टोटोनियम, हेंस इट इज एन इलेजिटिमेट नेम। रूल नंबर 9, ये रूल नंबर 9 जो है इट इज बेस्ड ऑन अ टाइपिफिकेशन। अब यहां पर आपको क्या करना है, जब भी आप किसी स्पीशीज का नाम दोगे, कोई स्पीशीज आपने डिस्कवर की, अब इस स्पीशीज का नाम रखना है, तो आप क्या करते हो, इस स्पीशीज में कोई आप इंडिविजुअल उठाते हो, उस इंडिविजुअल पर आप इस स्पीशीज का नाम रखते हो, ठीक है ना, और उस इंडिविजुअल को, उस स्पेसिमेन को आप किसी हर्बेरियम में, बट इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम, उस हर्बेरियम में डिपॉजिट करते हो। वो स्पेसिमेन उस स्पीशीज का जिस पर आपने इस स्पीशीज का नाम रखा है उस स्पेसिमेन को कहते हैं टाइप स्पेसिमेन, ठीक है ना। तो टाइप स्पेसिमेन का कलेक्ट करना, फिर उसको एक हर्बेरियम में डिपॉजिट करना बहुत जरूरी है फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो टाइप स्पेसिमेन क्या होता है, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए ग्रुप which is the source of the name for that group, ठीक है ना। This representative is known as the nomenclature type, और मेथोडोलॉजी को कहते हैं टाइपिफिकेशन। तो अगर कोई बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम आप किसी इंडिविजुअल पर रखते हो तो वो जो इंडिविजुअल है वो उस ग्रुप का बनेगा टाइप स्पेसिमेन। रूल नंबर 10 इज ईच स्पीशीज कैन हैव ओनली वन करेक्ट नेम, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है, या अगर कोई स्पीशीज ऐसी है जिसके एक से ज्यादा नेम्स है, तो जो अर्लीस्ट नेम होता है वही करेक्ट नेम होता है, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। तो याद आपको ये भी रखना है कि जो नेम्स आप चूज करोगे, अगर आपके पास बहुत सारे नेम्स है तो आपको ये भी याद रखना है कि वो नेम्स जो भी नेम्स 1753 से पहले के होंगे वो सारे के सारे रिजेक्टेड नेम्स है। और आपको ये करना क्या है कि आपको इस डेट के बाद में जो भी अर्लीस्ट नेम होगा वही होगा करेक्ट नेम, बट दैट नेम शुड बी द लेजिटिमेट नेम। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हैं वी हैव मेज स्पीशीज, मेज के बहुत सारे नेम्स हैं। वी हैव जिया मेज, we have Zia carigua, we have Zia japonica, we have Zia indurata। तो इनमें से Zia का करेक्ट नेम कौन सा है,
तो अगर आपको यहाँ पर आपको देखना है कि अर्लीस्ट नेम कौन सा है, वो अर्लीस्ट नेम होना चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए आफ्टर 1/5/1753। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अर्लीस्ट नेम कौन सा है। तो अर्लीस्ट नेम आपको आप देख रहे हैं कि पहला ही नेम है 1753। मेज स्पीशीज का जो करेक्ट नेम है दैट इज जिया मेज। और जो बाकी नेम है, जो बाकी लेजिटिमेट नेम्स है, बाकी जो रिजेक्टेड नेम्स है, आपको याद रखना है इनको कहते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, तो एक स्पीशीज का एक करेक्ट नेम होता है और बाकी जो इसके नेम्स होते हैं उनको कहते हैं सिनोनिम। तो इस तरह से हमारा जो आज का जो लेक्चर है ये खत्म होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।